गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में जो हमने टॉपिक पढ़ा था दैट वाज एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन, यानी कि नर्न्स्ट समीकरण के अनुप्रयोग। और मैंने आपसे कहा था कि ये इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो है हर साल आपके क्वेश्चन पेपर में रहता है। और उस न्यूमेरिकल में हमें करना क्या होता है, तो ये पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि जो हमारा एक सेल होता है, एक सेल जो है वो दो इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एनोड से मिलकर बनता है। और उन दोनों इलेक्ट्रोडों को जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यानी कि विद्युत अपघट्य विलयन में मिलाते थे, तो वहाँ पर उन इलेक्ट्रोडों तथा विद्युत अपघट्य विलयन के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न होता है, एक पोटेंशियल अराइज होता है। इसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और प्रत्येक इलेक्ट्रोड, जिसे हम हाफ इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, हाफ सेल के नाम से भी जानते हैं, उनका अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जैसे जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उस पर जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा होगा यानी अपचयन हो रहा होगा उसका जो पोटेंशियल होगा उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि अपचयन विभव कहते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड जब एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये दोनों हाफ सेल मिल करके एक कंप्लीट सेल बना लेते हैं। यानी कि ये जो दो सेल्स हैं ये हाफ हाफ होते हैं, ये मिल करके एक कंप्लीट सेल का निर्माण करते हैं। और हमें फिर उस कंप्लीट सेल का, वो जो कंप्लीट एक सेल मिल गया एनोड और कैथोड को मिलाकर, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसे ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल के नाम से भी जाना जाता है, उसकी हमें गणना करनी होती है, उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स हमें फाइंड करने थे वो यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज कल के एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिए। आज मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, और इससे जुड़े हुए मतलब इसी में ही बस वो कुछ वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, अदरवाइज सेम ऐसे न्यूमेरिकल जो है वो हर साल आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से उस न्यूमेरिकल को देखिए और इसमें अगर कोई डाउट आता है तो पूछिए। तो सबसे पहले तो देखिए, ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें इन्होंने Zn बीच में एक लाइन Zn2 प्लस लिखा है, फिर ये डबल लाइन है, फिर Cu2 प्लस और Cu लिखा है। और Zn2 प्लस के नीचे देखिए एक्वस सॉल्यूशन है 1 मोल, यानी कि इसकी जो सांद्रता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर दी हुई है, और कॉपर की भी जो सांद्रता दी हुई है वो 1 मोलर दी है। तो पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये क्या लिखा है। ये एक्चुअली में आपके सेल का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब रिएक्शन के फॉर्म में आप सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सेल को कैसे दर्शाओगे, तो उसका तरीका आपको बताया गया। आपको पूरा डायग्राम नहीं बनाना है, आपको बस इस तरह से लिख देना है, तो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि ये एक सेल की बात चल रही है। इसमें ये जो है ये एक हाफ सेल है, ये दूसरी हाफ सेल है, और ये दोनों मिल करके एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हाफ सेल को मिलाकर कंप्लीट सेल लिखने का जो मेथड है उसमें क्या है, आपको एनोड कैथोड इस तरह से सेपरेट करके लिख लेने हैं, बीच में डबल लाइन लगा देनी है। अब ये इक्वेशन हमें बता क्या रही है, ये इक्वेशन ये बता रही है कि जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, माने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और Zn2 प्लस बना लिया। एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास गए, कॉपर के पास। तो कॉपर पहले क्या था, कॉपर पहले था 2 प्लस, और जब इसने जिंक से निकले हुए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो कॉपर 2 प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो इसका मतलब यहां पर जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो यहां पर गिवन है। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो देखिए हमें सबसे पहले एनोड और एनोड पर होने वाली रिएक्शन, कैथोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, इसके बाद हमें दोनों को मिला करके सेल की रिएक्शन यानी सेल अभिक्रिया, फिर इसमें परिवर्तन में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन की कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पर Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और यहाँ पर 2 प्लस से 0 हो जा रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू कितने हो गए, 2 हो गए। फिर इसके बाद हमें सेल का मानक विद्युत वाहक बल यानी ई नॉट सेल फाइंड करना है। ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर देखिए नीचे पहले से ही ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो गिवन है। और ई नॉट सेल का फॉर्मूला मैंने बताया था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ई नॉट ऑक्सीकरण विभव प्लस ई नॉट अपचयन विभव। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तो पहले ई नॉट निकालेंगे, फिर इसके बाद
सेल का विद्युत वाहक बल। देखिए ये मानक विद्युत वाहक बल है, यानी कि यहाँ पर स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है और यहाँ पर नॉर्मल ईएमएफ जो सेल का ईएमएफ होगा एक्चुअली में वो फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक एक करके एक एक स्टेप हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये रिएक्शन है, यहाँ पर ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का गिवन है और ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का गिवन है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि इन दोनों में से एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। वो कैसे पता चलेगा? ये देख करके कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। या फिर हमने कल एक और शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या कि जिसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो, यानी कि जिसका ऑक्सीकरण विभव जो है उसका मान अधिक धनात्मक हो, वो एनोड बनेगा, जबकि दूसरा क्या बनेगा? कैथोड बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम देखें तो इसका कितना 0.76 प्लस का है, तो ये जिंक जो है ये बन जाएगा एनोड। तो यहाँ पर हमने ये तो पहला आंसर हो गया हमारा, एनोड क्या है? जिंक है। फिर इसके बाद एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखनी है। तो Zn जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ में। कैसे कन्वर्ट हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Zn2+ बनाता है। ये हो गई एनोड की रिएक्शन। अब जब जिंक जो है वो एनोड बन गया तो कैथोड कौन बनेगा? तो हमारा जो कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, वो तुरंत क्या बन जाएगा? कैथोड। अब कॉपर क्या कर रहा है? कैथोड पर होने वाली रिएक्शन लिखनी, तो कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu न्यूट्रल में। तो कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और कॉपर बना लिया। अब हमें सेल की रिएक्शन लिखनी है। तो सेल की रिएक्शन लिखने के लिए ये जो सेकेंड इक्वेशन आई है और इससे पहले जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन इससे पहले लिखी हुई थी, क्या लिखी थी? Zn गिव्स Zn+2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका क्या? LHS LHS आपस में क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो लिख दिए Zn+Cu2+। RHS और RHS आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इधर लिख दिया क्या? Zn, यहाँ पर 2+ का चार्ज था Zn पर, Zn2+ Cu। और क्योंकि जो चीज़ें दोनों तरफ सेम होती हैं उन्हें कट कर देते हैं, तो इधर LHS का 2 इलेक्ट्रॉन और RHS का 2 इलेक्ट्रॉन कट हो गया। तो हमें सेल की रिएक्शन क्या मिल गई? Zn+Cu2+ गिव्स Zn2+ Cu। ये रिएक्शन हमें ये शो कर रही है कि इस रिएक्शन में जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ को दे रहा है, जिसकी वजह से जिंक क्या बन रहा है? Zn2+ बन रहा है। कॉपर 2+ क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का, क्योंकि कॉपर में क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। और जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। तो ये हमारी सेल की अभिक्रिया हो गई, सेल की रिएक्शन हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें निकालना था वो क्या था कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो रेडॉक्स परिवर्तन में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। यानी रेडॉक्स रिएक्शन जो अभी हमने लिखी है ऊपर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था सेल का मानक विद्युत वाहक बल, यानी कि हमें ई नॉट सेल निकालना है। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए इस क्वेश्चन में तो इन्होंने पहले से ही कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, बट हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको जो 2 सेल दिए होंगे, जो 2 इलेक्ट्रोड दिए होंगे एनोड और कैथोड, उनमें दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही गिवन हो। तो पहले आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऑक्सीकरण विभव की सहायता से रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा हो, जिसका अपचयन हो रहा हो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। माने अगर ई नॉट ओपी गिवन है तो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? ई नॉट आरपी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बस साइन क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना, अगर ई नॉट ओपी गिवन है तो इसकी हेल्प से ई नॉट आरपी निकाल सकते हो, और अगर ई नॉट आरपी गिवन है तो इसकी हेल्प से ई नॉट ओपी। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही गिवन थे, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है कितना? 0.76 वोल्ट, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है कितना? 0.35 वोल्ट। यहीं पर समझाने वाली बात यह है कि अगर ये ई नॉट आरपी ना दे करके ई नॉट ओपी दिया होता 0.35 वोल्ट, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता? पहले ई नॉट आरपी निकालना पड़ता, और ई नॉट आरपी का फॉर्मूला होता है ई नॉट आरपी इज इक्वल टू होता है माइनस ई नॉट ओपी। तो उस कंडीशन में हम ओपी की वैल्यू रख करके ई नॉट आरपी निकाल देते, बट यहाँ पर पहले से ही ई नॉट आरपी यानी कि अपचयन विभव दिया है कॉपर का, कितना दिया है? 0.35 वोल्ट। तो ई नॉट सेल में बस इन दोनों को हमें ऐड कर देना। जैसे तुम ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.11
वोल्ट। ये ई नॉट सेल आया, यानी कि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव आया है। अब हमें सिर्फ ई सेल निकालना है, और ई सेल का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आरपी, यानी कि जो हमारा ऑक्सीकरण विभव है उसका मानक मान जो है, और जो हमारा अपचयन विभव है उसका मानक मान, उन दोनों को जोड़ना है। लेकिन जब हमें सिर्फ ई सेल निकालना होगा, नॉट नहीं, नॉट मतलब स्टैंडर्ड, मानक नहीं, साधारण वाला जब हमें ईएमएफ निकालना है, साधारण सेल का विभव निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई ओपी प्लस ई आरपी। तो हमें ई नॉट ओपी और ई नॉट आरपी तो गिवन है, लेकिन ई ओपी और ई आरपी हमें गिवन नहीं है। तो अब हमें, जो मैंने कल आपको फॉर्मूला पढ़ाया था ई ओपी और ई आरपी का, जो नर्न्स्ट थ्योरी है एक्चुअली में, हमारा जो फॉर्मूला है नर्न्स्ट थ्योरी में, उसकी यूज से पहले ई ओपी यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेल का, और रिडक्शन पोटेंशियल यानी ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव पहले निकालना है। फिर इसको जोड़ करके जो हमारा सेल है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह लीजिए या इलेक्ट्रोड विभव कह लीजिए, ई सेल कह लीजिए, जो आप चाहें उसे वो कह सकते हैं। तो बस अब आपको पहले फॉर्मूला रखना है ई ओ पी का। ई ओ पी का फॉर्मूला होता है ई नॉट ओ पी माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, सॉरी यहाँ पे इन्होंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। एक्चुअली में इन्होंने आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ रख दी हैं। 2.303 आर टी अपॉन एन होता था फॉर्मूला, एन एफ होता था, तो उन्होंने वो एफ वगैरह सबकी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लिया है। बट आप चाहिए, ये देखिए मेन फॉर्मूला तो हमारा यही होता है ई ओ पी इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 ओ एस अपॉन आर एस। आर की वैल्यू क्योंकि फिक्स होती है, टेम्परेचर अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो 28 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस हमारा जो है साधारण ताप होता है। एन की वैल्यू 2 है, तो ये तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगी, लेकिन एफ की वैल्यू भी क्या होती है 96500 कूलम। तो क्वेश्चन में इन्होंने करा क्या है, एक स्टेप सॉल्व कर लिया है, आर की, टी की और एफ की वैल्यू को रख करके इतने का पूरा मान जो है वो निकाल लिया। कैसे निकाला मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 2.303 आर टी अपॉन एफ का जो वैल्यू होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो कितनी होती है 0.058, और अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो 0.059। ऐसे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इस पूरे की जो वैल्यू है चेंज होती जाती है। तो अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 0.058, अगर 30 है तो 0.059, 35 है तो 0.060। बट नॉर्मल कंडीशन में देखिए लिखा है, नॉर्मल कंडीशन में हम कितना लेते हैं 0.059। तो ये दोनों जो फॉर्मूले थे हमारे, ये 2.303 आर टी अपॉन एफ, उसकी जगह पर हमें बस ये वैल्यू रख देनी। तो एक काम आपका और आसान हो गया, अब आपको आर, टी और एफ अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। अब आप सीधे डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ई ओ पी इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 ओ एस अपॉन आर एस, और ई आर पी के लिए ई नॉट आर पी प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 ओ एस अपॉन आर एस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला वही है जो मैंने पहले बताया था नॉन इक्वेशन में, बस इस फॉर्मूले में हमने ये जो वैल्यू है 2.303 आर टी अपॉन एफ, इसको सॉल्व कर दिया है। क्योंकि ये सभी कांस्टेंट वैल्यू हैं, ये सभी स्थिरांक हैं, इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। इनको सॉल्व करके हमने ये 0.059 वैल्यू निकाली है, और बस इस पूरे का मान यहाँ फॉर्मूले में रख दिया है। तो अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर अब ई सेल निकालने के लिए पहले हमने ई ओ पी निकाला, तो ई ओ पी इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। अब ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते थे ओ एस अपॉन आर एस, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड स्टेट क्या है Zn2 प्लस है। जिंक की ऑक्सीडाइज्ड स्टेट क्या है, जिंक की ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है Zn2 प्लस, और जिंक की रिड्यूस्ड स्टेट क्या है Zn। क्लियर है। और वहीं पर ई आर पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नॉट आर पी प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो कॉपर की ऑक्सीडाइज्ड स्टेट क्या थी, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन हुआ है Cu2 प्लस से Cu में, तो ये रिडक्टेंट है हमारा, मतलब ये रिडक्शन के बाद मिला है और ये रिडक्शन से पहले। तो कॉपर की जो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है वो है Cu2 प्लस, और कॉपर की जो रिड्यूस्ड स्टेट है, अपचयित अवस्था जो है वो है Cu। तो यहाँ पर बस ये फॉर्मूला हमने बना लिया। अब बस वैल्यू रखनी है। एन की वैल्यू कितनी है 2 है। जिंक और कॉपर, क्योंकि ये दोनों हमारे प्योर मेटल है, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो 1 दी हुई है। और Cu2 प्लस और Zn2 प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर दी हुई है।
मतलब ये तो क्वेश्चन में गिवन है Cu2+ की कंसंट्रेशन और Zn2+ की कंसंट्रेशन देखिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन के नीचे ही इन दोनों की वैल्यू जो है 1 मोलर लिखी हुई है। और जो हमारे प्योर मेटल होते हैं, जो शुद्ध धातुएं होती हैं, उनके लिए इनकी कंसंट्रेशन का मान हमेशा 1 रहता है। तो 1/1, तो ये तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी। E0 OP की वैल्यू आप लोग निकाल के आ रहे हो। E0 OP की वैल्यू आपने ऊपर क्या निकाली थी, देखिए E0 OP 0.76, E0 RP क्या है 0.35, यहाँ पर E0 RP की वैल्यू, यहाँ पर E0 OP की वैल्यू, n की जगह पर 2। सॉल्व करके जब आप वैल्यू निकालेंगे तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा 1.11 आ जाएगा। और इसका रीज़न भी देख लीजिए क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब आप Zn2+ की जगह 1 रखोगे, जिंक की जगह 1 रखोगे, तो 1 से 1 कट के log 1 आएगा, और log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से Cu2+ की वैल्यू भी 1 है, Cu की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पर 1 1 रखोगे, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0, ये भी 0। तो EOP क्या हो जाएगा, E0 OP के इक्वल। ERP किसके इक्वल हो जाएगा, E0 RP के इक्वल। तो उस कंडीशन में E सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E सेल इज इक्वल टू EOP प्लस ERP। तो E सेल की जो वैल्यू है वो 0.76 प्लस 0.35 यानी कि 1.11 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। तो कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है, मेन चीज़ है जो एक एक आपको एनोड, कैथोड, ये सारी चीज़ें जो निकालने को होती हैं, ये अगर आपको निकालने को आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार इस वीडियो एक्सप्लेनेशन को फिर से देखिए, एंड बुक में जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करिए, और वो अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप जो है उसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।